हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और हम इंडिया एयर बुक कवर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे इंडिया एयर बुक का चैप्टर नंबर 15 कल्याण। यहाँ से लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको भी इसमें शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अच्छा चैप्टर है, देख लीजिए। चलिए देख लेते हैं चैप्टर नंबर 15 जो कि रिलेट करता है कल्याण यानी वेलफेयर से। ठीक है, तो बेसिकली इसके पहले मैं ये बता दूं कि इंडिया एयर बुक में लगभग 32 चैप्टर हैं और हर चैप्टर कवर करने वाला नहीं है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा था कि मैं आप एक भी चैप्टर स्किप नहीं करूंगा, तो उस वजह से उनकी पीडीएफ जो होगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप वहां से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। और ये मैंने लास्ट ईयर भी किया था। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने सारे चैप्टर नहीं, जो काम के नहीं है, बिल्कुल काम के नहीं है, उनको छोड़ दिया था। ठीक है, और उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे दी थी। इस बार भी मैं वही करूंगा। आप अपनी श्रद्धा अनुसार अगर पढ़ना चाहें, आपके पास टाइम लगे कि है, तो आप पढ़ लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनको देख लीजिए। जैसे ये वाला चैप्टर जो कल्याण है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें शब्दों पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देख लेते हैं। सन 1985-86 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय को दो भागों में बांटकर महिला और बाल विकास विभाग और कल्याण विभाग बना दिया गया था। फिर तत्कालीन कल्याण मंत्रालय का गठन हुआ, फिर धीरे धीरे चेंज होता हुआ 1998 में आ गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो ये सिर्फ इंट्रो है, याद रखेंगे तो भी ठीक है, ना रखें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिर देखते हैं संवैधानिक सुरक्षा। तो अनुसूचित जातियों की सुरक्षा के लिए संविधान में अनेक प्रावधान किए गए हैं। निम्नलिखित दो अधिनियम विशेष रूप से इसे रोकने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। एक हो गया अस्पृश्यता, जो संविधान में अनुच्छेद 17 आपने पढ़ा होगा, और दूसरा है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। फिर इसमें है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का पालन करते हुए अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी अधिनियम 1955 बनाया गया है। आपको ये आइडिया होगा कि अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है और यूपीएससी इस पे ऑलरेडी सवाल पूछ चुकी है। इसके बाद इसमें संशोधन किया गया और 1976 में इसे नया नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 दिया गया। ठीक है, तो ये 1955 था पहले, बाद में 1976 में इसका संशोधन हुआ और क्या दे दिया गया, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। यह अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ और इसमें अस्पृश्यता के लिए सजा की व्यवस्था की गई है। तो ये आपको याद रखना है कि अस्पृश्यता के लिए सजा की व्यवस्था किस अधिनियम में है, तो यहां से देख लीजिए, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रशासनों ने इसे लागू किया है। फिर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम। अब ये क्या है, तो ये अधिनियम 1989 को वर्ष 1990 में लागू किया गया। ठीक है, यानी एससी और एसटी अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम 1990 में लागू किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किसी बाहरी समुदाय के व्यक्ति द्वारा, ठीक है, अगर कोई बाहरी समुदाय का व्यक्ति है वो अपराध करता है तो उसके अपराधों को रोकने के लिए बेसिकली। ठीक है, यानी इस अधिनियम का उद्देश्य है एससी और एसटी के खिलाफ किसी बाहरी समुदाय के व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों को रोकना। इस अधिनियम के अंतर्गत विस्तृत नियम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचारों की रोकथाम नियम 1995 को 1995 में अधिसूचित किया गया था। और अन्य बातों के अलावा इसमें क्या कहा गया, राहत और पुनर्वास की व्यवस्था की गई। मतलब जो डिटेल वाला आया था वो 1995 में अनुसूचित किया गया था ये सारी चीजें। फिर एक चीज यहां पर दी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम 2015 और 2018। अब ये है क्या, तो अत्याचारों की रोकथाम अधिनियम में रक्षा के प्रावधान होने के बावजूद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के खिलाफ जारी आपराधिक घटनाएं जो है वो चिंता का विषय है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ है कि एससी और एसटी अधिनियम 1989 को 2015 द्वारा संशोधित किया गया और इसे वर्ष 2016 में 16 से लागू किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए कि भाई उनको आपराधिक घटनाएं जो थी वो चल ही रही थी, तो उसमें सुधार के लिए कि क्या क्या सुधार किया जा सकता है, तो उसमें संशोधन किया गया 1989 में, 2015 में संशोधन हुआ और उसको 2016 से लागू किया गया। ठीक है, फिर एससी और एसटी अधिनियम 1989 में पुनः संशोधन किया गया, जो धारा 18 के बाद धारा 18A को सम्मिलित करती है, जो इस प्रकार है। पुनः संशोधन कब, ये 2018 में संशोधन हुआ। अब 18A कहती क्या है, ये आपके लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट यानी FIR, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये याद रखिएगा कि ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ FIR के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक जांच की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब FIR कर दो, जांच की जरूरत नहीं है।
जांच अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब बिना अनुमोदन के वो गिरफ्तार कर सकता है जांच अधिकारी। यदि आवश्यक हुआ तो ऐसे किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ इस अधिनियम के तहत अपराध करने का आरोप लगाया गया है पर इस अधिनियम या संहिता के तहत प्रदान की गई प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी। मान लीजिए इस अधिनियम के तहत कोई आरोपी सिद्ध हो गया है ना, तो इसी अधिनियम के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी, अन्य किसी कानून की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ये बात यहाँ पर की गई है 18A में। संहिता की धारा 438 के प्रावधान किसी न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश या निर्देश के होते हुए भी इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अधिनियम जो है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इस अधिनियम के तहत किसी मामले पर लागू नहीं होंगे किसी न्यायालय के निर्णय या आदेश, ये बात की गई है इसमें। फिर अगला थोड़ा बेसिक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना 1990 में संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत की गई थी और इसे 89 ठीक है 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के बाद दो भागों में बांटा गया। कौन सा? एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो पहले देख लीजिए, SC और ST आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी, ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत। फिर क्या हुआ, 89वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, इनको दो भागों में बांट दिया जाता है, एक SC का आयोग, एक दूसरा ST का आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जातियों की सुरक्षा की निगरानी और उनके कल्याण से जुड़े मुद्दों की समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। NCSC यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य संविधान के अनुच्छेद 338 की सब क्लॉज 5 में इस प्रकार बताए गए हैं। अब यहाँ पर काम दिए गए हैं वो देख लेते हैं। संविधान के अंतर्गत अथवा कुछ समय के लिए लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अथवा सरकार के किसी भी आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जातियों को प्रदत्त सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की निगरानी और मूल्यांकन करना। बेसिकली अनुसूचित जाति से कल्याण की बात ही होगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज ये देख लीजिए, इन संरक्षणों की कार्यप्रणाली की जानकारी हर वर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। तो ये आपने याद रखना है कि ये जो आयोग है ये कार्यप्रणाली, ठीक है, ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा, तो ये राष्ट्रपति को सौंपेगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। आगे है शैक्षिक सशक्तिकरण, यानी अनुसूचित जातियों के लिए क्या योजनाएं चलाई गई हैं, छात्रवृत्ति की क्या योजनाएं, वो थोड़ी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बाकी जो जनजाति में आएंगी या OBC में आएंगी या दिव्यांग में आएंगी वो आप अपनी तरीके से उनको देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं अनुसूचित जाति और अन्य के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना। मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है वित्तीय सहायता के माध्यम से उन अनुसूचित जाति तथा अन्य वंचित वर्गों के छात्रों को सहायता देना जिनके माता पिता अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। तो ये क्राइटेरिया हो गई कि उनकी वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। इस योजना के दो घटक हैं, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना है ना, और उन बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना जिनके माता पिता अभिभावक अस्वच्छ और जोखिम भरे व्यवसाय में लगे हुए हैं। ठीक है, जिसमें जोखिम है उस व्यवसाय में वो लगे हुए हैं, अस्वच्छ यानी ये जो मैला ढोने वाली प्रथा, ये सारी चीज़ें उनमें लगे हुए हैं। योजना के तहत केंद्र और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच फंडिंग पैटर्न क्या है, 60-40 है, 60 केंद्र का 40 राज्य का। पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के संबंध में 90:10 है। ठीक है, ऊपर आपने मैट्रिक पूर्व देखी थी, अब यहाँ पर एक मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति की बात की गई है, तो ये अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें भी वही क्राइटेरिया है कि 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और प्रायोजित योजना है और ये 1944 से लागू है, तो इसी में बात की गई है। ठीक है, योजना के तहत ट्यूशन फीस सहित 2,500 से 13,500 रुपये अनिवार्य गैर वापसी योग्य फीस छात्रों को प्रदान की जाती है, यानी दिव्यांग छात्रों के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता भी इसमें होता है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दीजिए। युवा उपलब्धिकर्ताओं के लिए उच्च शिक्षा, ठीक है, प्री मैट्रिक हो गया, पोस्ट मैट्रिक हो गया, अब उच्च शिक्षा की बात की जा रही है कि उसमें स्कॉलरशिप क्या है। तो युवा उपलब्धिकर्ताओं के लिए उच्च शिक्षा है तो छात्रवृत्ति एक श्रेयस, ठीक है, ये एक योजना का नाम है, ये एक व्यापक योजना है जिसमें केंद्रीय क्षेत्र की 4 उप योजनाएं शामिल हैं। ठीक है, तो ये श्रेयस क्या हो जाएगी, एक अम्ब्रेला स्कीम हो जाएगी जिसके नीचे 4 जो अन्य योजनाएं हैं वो दिखेंगी। पहली क्या है, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति यानी NOS। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के गैर अधिसूचित घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों, भूमिहीन खेतीहर मजदूरों, ये सारी चीजें किसके बीच में, अनुसूचित जातियों के, ठीक है, और पारंपरिक कारीगर श्रेणियों के चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर और PhD स्तर की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन के बाद, है ना। प्रत्येक वर्ष के लिए पुरस्कार का 30% महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किया जाएगा और इसके अंतर्गत कुल पारिवारिक आय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है कि 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत जहां पे उनको वित्तीय सहायता मिलेगी तो उनकी क्या है कि पारिवारिक आय 8 लाख से कम होगी, तभी उनको ये मिलेगा।
दूसरा है अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा, TCS, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य है पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करके अनुसूचित जातियों के छात्रों के बीच गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को मान्यता देना और बढ़ावा देना। यह योजना 12वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने के लिए अनुसूचित जातियों के छात्रों को कवर करेगी, कक्षा 12 से आगे के लिए। इस योजना के तहत 266 उच्च शिक्षा संस्थान सूचीबद्ध हैं, जिसमें IIM है, IIT सभी, ठीक है, सही भी IIM, NIT, IIT, IIIT, ये सारी चीज़ें, निफ्ट वगैरह सारी चीज़ें जो बड़े संस्थान हैं वो शामिल हैं। संस्थान को आवंटित 30% स्लॉट पात्र जो है वो अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे, ठीक है, छात्राओं यानी लड़कियों के लिए होंगे। योजना का लाभ एक परिवार में 2 से अधिक भाई बहनों को नहीं दिया जाएगा, ये आपने याद रखना है, एक परिवार से 2 ही लोग शामिल हो सकते हैं, ठीक है। फिर है अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप। तो इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालयों, संस्थानों, कॉलेजों में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में MPhil PhD की डिग्री प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा हेतु फेलोशिप दी जाती है। यह UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, NET JRF और विज्ञान स्ट्रीम के लिए जूनियर रिसर्च फेलो के लिए UGC वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्रतिवर्ष 2000 नए स्लॉट प्रदान करता है। एक विद्वान एक समय में केवल एक फेलोशिप प्राप्त करने के लिए पात्र है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें एक ही चीज़ कही गई है कि अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना, तो वही सार्वजनिक निजी क्षेत्र में उचित नौकरी पा सकें इसके लिए उनको चलाई जाती है निःशुल्क कोचिंग जो भी योजना है ना। बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। एक है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, PM अजय, ठीक है, PM अजय, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2021-22 में 3 पूर्ववर्ती योजनाओं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के तहत दी जाने वाली विशेष केंद्रीय सहायता और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना के विलय से बनाया गया था। तो कुल मिला के ये जो PM अजय है, ये क्या हो गया कि इसमें 3 योजनाएं थी पहले, मतलब 3 योजनाएं थी, उनको मर्ज करके एक योजना बनाई गई, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड, उसका नाम क्या रखा गया, PM अजय। इसका उद्देश्य है आय सृजन योजनाओं, कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहल के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके अनुसूचित जाति समुदायों की गरीबी को कम करना और अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना। इस योजना में 3 घटक हैं, कौन कौन से? पहला है आदर्श ग्राम घटक, जो हमने देखा है ना, आदर्श ग्राम योजना। तो इस घटक का उद्देश्य है कि 40% से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाले चयनित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना, ताकि अन्य बातों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास की जरूरतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा आ जाए और सुधार सुनिश्चित हो पाए। तो कुल मिला के इतना ही है। PM अजय आपने याद रखना है, ठीक है, 2021-22 में मर्ज होकर आया था। यहाँ पर आपको पढ़ना हो तो ठीक है, अदरवाइज आगे बढ़ते जाओ। ये टॉपिक जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बना था, शायद 2024 में ही क्वेश्चन बना था, अगर आपने देखा होगा PYQ 2024 या 23 में आया जरूर है यहाँ से। तो अनुसूचित जनजातियाँ समूहों में रहती हैं, इसलिए विकास गतिविधियों के लिए क्षेत्रवार दृष्टिकोण सरलता से अपनाया जा सकता है। भूमि हस्तांतरण और अन्य सामाजिक मुद्दों के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों को शामिल किया गया है। 6ठी अनुसूची में 4 राज्य हैं, कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और इनको छोड़ के बाकियों का जो करना है वो 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो संविधान का अनुच्छेद 244 उसका सब क्लॉज 1 क्या कहता है, 244 सब क्लॉज 1 कहता है कि 5वीं अनुसूची अनुसूचित इलाकों को, ठीक है, ऐसे इलाकों के रूप में परिभाषित करती है जिन्हें राज्य के राज्यपाल के साथ विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित इलाकों के रूप में घोषित किया जा सकता है। तो एक तो ये प्रावधान किस में है, आर्टिकल 244 का सब क्लॉज 1, उसमें ये प्रावधान है कि अनुसूचित इलाकों की बात की गई है जो 5वीं अनुसूची में है, ठीक है। दूसरी बात, इनको घोषित कौन करता है, तो राष्ट्रपति घोषित करता है, लेकिन किसके परामर्श से, तो राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करने के बाद अनुसूचित इलाके घोषित करता है राष्ट्रपति। संविधान का अनुच्छेद 244(2) क्या कहता है, अब आपने 244(1) देख लिया, वो 5वीं अनुसूची, ठीक है, अनुसूचित इलाकों के लिए। दूसरा है अनुच्छेद 244 का 2, इसमें क्या कहा गया है कि 6ठी अनुसूची का संबंध पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के उन इलाकों से है जिन्हें जनजाति इलाकों के रूप में घोषित किया गया है, और ऐसे इलाकों के लिए जिला परिषदें अथवा क्षेत्रीय परिषदें प्रदान की गई हैं। तो अगर अनुसूचित इलाकों की बात की जाएगी तो आप किस में जाओगे, 5वीं अनुसूची में, ठीक है। और अगर जनजाति इलाकों की बात की जाएगी, एक टर्म है, इसकी बात की जाएगी, तो आप किस में जाओगे,
ये इसमें आ जाओगे छठी अनुसूची में, ठीक है। ये बेसिक जो डिफरेंस है वो आपने याद रखना है। 244(1) अनुसूचित इलाका, 244(2) जनजातीय इलाका। इन परिषदों को व्यापक कानूनी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां भी दी गई हैं। किसी भी इलाके को 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित इलाके के रूप में घोषित करने के लिए निम्न मानदंड बनाए गए हैं, ठीक है। मतलब कोई इलाका उसको आप अनुसूचित इलाका घोषित कर सकते हो कब, वो यहाँ पर मानदंड बताए गए। जैसे वहाँ पर जनजातीय आबादी की प्रचुरता होनी चाहिए, इलाके की सघनता और उपयुक्त आकार, एक व्यवहार्य प्रशासनिक संस्था जैसे जिला, ब्लॉक अथवा तालुका, और पड़ोसी इलाकों की तुलना में उस इलाके में आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए। किसी राज्य के संबंध में अनुसूचित इलाकों का विनिर्देशन संबद्ध राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा किया जाता है। तो ये आपने देखा सेंट्रलाइज लेवल पे, ठीक है। यहाँ पर इतनी बात की गई थी। अगर किसी राज्य के संबंध में अगर हम बात करें कि अनुसूचित इलाकों का निर्देशन कैसे करना है, तो इसमें राष्ट्रपति किससे लेगा, ये जो संबंधित राज्य सरकार है उससे परामर्श करेगा और फिर जो है वो अपने आदेश के द्वारा उसको अधिसूचित करेगा। यह तरीका, मान लो किसी अनुसूचित इलाके में परिवर्तन करना है, वृद्धि करनी है, कटौती करनी है, या उसमें नए इलाकों को शामिल करना है, अथवा अनुसूचित इलाकों से संबंधित किसी आदेश को रद्द करने के लिए लागू होता है। तो यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ठीक है, कि राष्ट्रपति जो है वो राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये आदेश देगा। अब मुद्दा क्या है कि अनुसूचित इलाकों को क्या लाभ मिलता है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर कोई इलाका अनुसूचित इलाका घोषित हो जाता है तो उसको लाभ क्या मिलता है। प्रक्रिया आपने देख ली, मानदंड देख लिया कैसे होता है, ये सारी चीजें आपने यहाँ पर देख ली और ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। अनुसूचित इलाकों के लाभ इस प्रकार हैं कि कोई भी ऐसा राज्य जिसके पास अनुसूचित इलाके हैं उसके राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह निम्नलिखित के संबंध में नियम बनाए। किसको अधिकार है, राज्यपाल को है। अब क्या है वो देख लेते हैं कि जनजातीय लोगों से भूमि के हस्तांतरण पर रोक अथवा प्रतिबंध होता है, ठीक है, ये लाभ होते हैं अगर कोई इलाका अनुसूचित इलाका हो जाए। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने के व्यवसाय को नियंत्रित करना, ऐसा कोई नियम बनाने में राज्यपाल संसद अथवा राज्य विधानमंडल के किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकता है अथवा उसमें संशोधन कर सकता है जो उस क्षेत्र के संबंध में लागू होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, कोई नियम ये राज्यपाल ऐसा कर सकता है, ठीक है, संसद अथवा राज्य विधानमंडल के कोई कानून को रद्द कर सकता है। फिर राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए, ठीक है, सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए निर्देश दे सकता है कि संसद अथवा राज्य विधानमंडल का कोई विशेष कानून अनुसूचित इलाकों अथवा राज्य में किसी अन्य हिस्से पर लागू नहीं किया जाए अथवा ऐसे इलाकों में लागू हो जो इसके अपवाद हो, जिनमें तब्दीली की जा सके, जिसकी वह विस्तृत जानकारी दे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब वहाँ की जो मान लो फिनोमेना है वो नहीं बदलना चाहिए, उसी हिसाब से ये कानून ऐसे लागू होना चाहिए। जिस राज्य के पास अनुसूचित इलाके हैं वहाँ के राज्यपाल हर वर्ष अथवा भारत के राष्ट्रपति की जरूरत के मुताबिक उस राज्य के अनुसूचित इलाकों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, ठीक है, राज्यपाल। और केंद्र की कार्यकारी शक्तियां राज्य को उस इलाके के प्रशासन को निर्देश देने के लिए बढ़ाई जा सकती हैं। तो ये आपने याद रखना है। जनजातीय सलाहकार परिषद उन राज्यों में स्थापित की जा सकती है जिनके पास अनुसूचित इलाके हैं। ये आपको याद रखना है। ये जो जनजातीय सलाहकार यानी टीएसी की बात की जा रही है, ठीक है, जनजातीय सलाहकार परिषद वहां स्थापित की जा सकती है, उन राज्यों में स्थापित की जा सकती है जिनके पास अनुसूचित इलाके हैं। टीएसी की भूमिका यानी जनजातीय सलाहकार परिषद की भूमिका राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और उनकी तरक्की से जुड़े मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना है, जैसा कि उसे राज्यपाल ने निर्दिष्ट किया है। अब यहाँ पर संरचना दी हुई है जनजातीय सलाहकार परिषद की। तो जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, ठीक है, 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से करीब 3/4 अनुसूचित जनजाति के विधायकों में से होंगे। तो एक तो ये क्राइटेरिया है कि 20 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। दूसरी क्राइटेरिया क्या है कि उन 20 में से जो 3/4 हैं वो अनुसूचित जनजाति के विधायकों में से होंगे। टीएसी यानी जनजातीय सलाहकार परिषद भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर किसी भी ऐसे राज्य में स्थापित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां हैं लेकिन अनुसूचित इलाकों में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहां पर आपने देखा था कि जनजातीय सलाहकार उन राज्यों में स्थापित की जा सकती है जिनके पास अनुसूचित इलाके हैं, यहां पर एक बात की गई, ठीक है। दूसरी बात यहां पर की गई है कि टीएसी भारत के राष्ट्रपति के निर्देश में किसी भी ऐसे राज्य में स्थापित की जा सकती है जहां अनुसूचित जनजातियां लेकिन अनुसूचित इलाकों में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपने याद रखना है।
पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित इलाकों के विस्तार, पेशा अधिनियम आपने 1996 पढ़ा होगा। संविधान के भाग 9 में इलाकों तक बढ़ा दिए गए हैं, यानी अनुसूचित इलाकों तक बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही इसमें अनुसूचित जनजातियों के लाभ के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल है। फिर आगे देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जनजाति इलाकों में स्वायत्त शासी जिला परिषद की पहचान करती है। तो एक चीज आपने वहां पर ये देखी थी, ठीक है। अब आपको याद रखना, जो जनजाति सलाहकार परिषद है वो 5वीं अनुसूची से रिलेट करती है, और स्वायत्त शासी जिला परिषद जो है वो किससे रिलेट करती है, वो रिलेट करती है 6ठी अनुसूची से, ठीक है। ये डिफरेंस याद करना, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पहले। तो इन स्वायत्त शासी जिलों के भीतर स्वायत्त शासी क्षेत्रों की पहचान का प्रावधान भी करती है आर्टिकल 244, ठीक है। जिन क्षेत्रों में 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं उन्हें जनजातीय क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है। तो ये सारी चीजें आपने याद रखना है। फिर आगे देख लेते हैं, आगे है जिला और क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। तो जिला और क्षेत्रीय परिषदों को यह अधिकार दिए गए हैं कि प्राइमरी स्कूल, यानी ये यहाँ की बात की जा रही है, ये जो स्वायत्त शासी जिला परिषद था, ठीक है। तो जिला और क्षेत्रीय परिषदों को यह अधिकार दिए गए हैं कि प्राइमरी स्कूल, डिस्पेंसरियों, बाजार, मवेशियों के तालाब, नौकाओं, मत्स्य पालन, सड़कों, सड़क परिवहन, जलमार्गों की स्थापना, निर्माण अथवा प्रबंधन जैसे मामलों के संबंध में राज्यपाल की मंजूरी से नियम बनाए। किसकी मंजूरी से? राज्यपाल की मंजूरी से नियम बनाए। किन मामलों में? इन मामलों में, ठीक है। अब आप सड़क परिवहन और जलमार्ग हो सकता है छोड़ दो, लेकिन याद रखना सड़क परिवहन और जलमार्ग में भी कर सकता है। उत्तरी कछार और कार्बी आंगलोंग, ठीक है, ये असम के 2 जिले हैं। तो उत्तरी कछार और कार्बी आंगलोंग पहाड़ी जिलों की स्वायत्त शासी परिषदों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं ताकि वे माध्यमिक शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि मामलों के संबंध में कानून बना सके। परिषदों को कुछ मुकदमों और अपराधों का मुकदमा चलाने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत भी अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको इतना दिया गया है। वो अपने इलाकों में राजस्व और कर एकत्र करने की भी शक्तियाँ उनको मिली हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। जिला और क्षेत्रीय परिषदों के ये अधिकारों की बात की गई है। ऊपर इसकी बात की गई है कि भाई इनमें क्या क्या इनको लाभ मिलता है। फिर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि अनुसूचित इलाकों के मानदंड क्या हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। अगला टॉपिक क्या है कि अनुसूचित जनजाति घोषित करने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है। कैसे कोई जाति जो है वो अनुसूचित जनजाति बनती है वो देखते हैं। तो भारत का संविधान अनुच्छेद 366 का सब क्लॉज है 25, ठीक है। 366 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति को ऐसी जनजाति अथवा जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजाति के भीतर के समूह के हिस्से अथवा जनजाति समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। अब इसकी भाषा इतनी क्लिष्ट कर देंगे कि अथवा अथवा करते ही हम रह जाएंगे, ठीक है। जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। अब इतना अथवा अथवा करने के बाद ये बता दिया कि जिन्हें अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। गजब हाल है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विशिष्ट मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है। तो ये याद रखना है, जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनको अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण किसमें है? आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1 कहता है कि किसी भी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश और जहां वह राज्य है के मामले में राष्ट्रपति राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करने के बाद जनजातियों अथवा जनजाति समुदायों अथवा उसके कुछ हिस्से को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि राष्ट्रपति कर सकता है घोषित, राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करेगा, या तो जनजातियों को या जनजातीय समुदायों को अथवा उसके कुछ हिस्से को। तो कुछ हिस्से को भी अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के साथ विचार विमर्श करने के बाद। फिर यह जनजातीय समूह अथवा उसके एक हिस्से को संवैधानिक दर्जा देता है, आर्टिकल 342 सब क्लॉज 1, जिसमें संविधान में इन समुदायों को इनके संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सुरक्षा प्रदान की गई है। अतः अनुच्छेद 342(1) के मामले में केवल ऐसे समुदाय जिन्हें एक आरंभिक सार्वजनिक अधिसूचना के जरिए राष्ट्रपति द्वारा इस तरह से घोषित किया गया है कि उन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। तो कुल मिला के यही बात इन्होंने यहाँ पर रिपीट कर दी है कि 342(1) में प्रक्रिया दी गई है कि कोई जाति अनुसूचित जनजाति कैसे होती है। सूची में भविष्य में किसी भी प्रकार का संशोधन संसद के कानून अनुच्छेद 342(2) के जरिए किया जाएगा, ठीक है। संसद अनुसूचित जनजाति, किसी भी जनजाति अथवा जनजाति समुदाय अथवा इसके किसी भाग को कानून द्वारा
सूची में शामिल कर सकती है अथवा निकाल सकती है। तो ये आपको याद रखना है कि भैया अनुसूचित जाति की घोषणा राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन अगर सूची में शामिल करना है, ठीक है, इसके किसी भाग को कानून द्वारा सूची में शामिल करना है या सूची से निकालना है तो कौन निकालेगा? संसद का कानून निकालेगा। और ये बात की गई है आर्टिकल 342 के सब क्लॉज 2 में। अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य विशेष के अधिकार में है। ये एक टर्म याद रखना है, जो अनुसूचित जनजातियों की सूची है वो राज्य विशेष के अधिकार में है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो यह जरूरी नहीं है कि एक राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित समुदाय को दूसरे राज्य में भी अनुसूचित जनजाति माना जाए। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि मध्य प्रदेश ने किसी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित किया है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो छत्तीसगढ़ में भी अनुसूचित जनजाति मानी जाए, ठीक है, जब तक छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है वो उसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा ना दे दे। तो ये बात कही गई इसमें। जनजातियों को अनुसूचित श्रेणी में शामिल करना और हटाना। तो किसी विशेष राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति का अधिसूचित आदेश होता है। ये हमने ऊपर देख लिया है। अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए आमतौर से अपनाए जाने वाले मानदंड क्या हैं? ये देख लीजिए कि कोई जाति जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में कैसे मिलेगी, क्या पात्रता होनी चाहिए। ये यहाँ पर दिया है कि आदिम लक्षणों के संकेत मिलने चाहिए, विशेष संस्कृति होनी चाहिए, समुदाय के साथ संपर्क बनाने में संकोच और भौगोलिक रूप से अलग थलग यानी पिछड़ापन। इनकी जानकारी संविधान में नहीं दी गई है, लेकिन ये मानदंड भली भांति स्थापित हो चुके हैं। तो ये याद रखना, ये जो मानदंड है इनकी जानकारी जो है वो संविधान में नहीं दी है, यानी कोई जाति जो है सूचित जनजाति के रूप में होगी, इसकी पात्रता या इसके मानदंड संविधान में दिए गए हैं। ये स्टेटमेंट बन सकता है, तो आप याद रखना कि ये स्टेटमेंट दिया नहीं गया है, ये पात्रता संविधान में नहीं बताई गई है, ठीक है। बाकी आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति के दर्जे का निर्धारण। तो जहां भी कोई व्यक्ति जन्म से ही अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखने का दावा करता है, तब इन तथ्यों की पुष्टि होनी चाहिए। वह व्यक्ति और उसके माता पिता उस समुदाय से संबंध रखते हों जिसका उसने दावा किया है। समुदाय को संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया है। ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो ये कहता है कि मैं अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता हूँ, तो उसको ये प्रमाण देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि या तो उसके माता पिता उस समुदाय से संबंधित रखते हों जिसके लिए उसने दावा किया है, समुदाय को संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल किया गया है, वह व्यक्ति उस राज्य और राज्य के भीतर किसी इलाके से संबंधित है जिसमें समुदाय को अनुसूचित किया गया है, किसी भी धर्म का हो सकता है, माता पिता दादा दादी आदि को संबंध में लागू राष्ट्रपति के आदेश की अधिसूचना की तारीख को राज्य केंद्र शासित प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब जब राष्ट्रपति ने आदेश दिया हो तो माता पिता या दादा दादी जो भी हैं उनको उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में उस टाइप का स्थायी निवासी होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहुत सारी क्राइटेरिया दी हुई है, एक बार आप यार इसको रीडिंग जरूर मार लेना, ठीक है। सब कुछ रीड भी कर दूंगा तो भी आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जो भी इनकी क्राइटेरिया है वो आप जरूर देख लेना। बाकी जो ऊपर की क्राइटेरिया दी है कि यह लक्षद्वीप की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होता, जिनके लिए जरूरी है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता हासिल करने के लिए उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में ही जन्म लिया हो, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप वाले के अगर मिलना है तो उनको लक्षद्वीप में ही जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए ये है। फिर इसमें आगे है कि मार्गदर्शी सिद्धांत यह है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, लेकिन उसने अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति से विवाह किया है। तो मान लीजिए किसी लड़का या लड़की ने किसी अनुसूचित जनजाति के लड़का या लड़की से शादी की है, तो जो लड़का लड़की अनुसूचित जनजाति का है उसका पति जो होगा या पत्नी जो होगी वो अनुसूचित जनजाति का नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा, चाहे उसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जो अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक नहीं रखता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, तो याद रखना है। बाकी जनजाति का प्रमाण पत्र कहाँ से मिलता है अनुसूचित जनजाति का, तो यहाँ पर वो प्राधिकारी दिए हुए हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो आगे है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो NCST, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना संविधान 89वां यानी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के जरिए संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन करके नया अनुच्छेद जुड़ा आर्टिकल 338A, ठीक है, 338 है, और फिर ये 19 फरवरी 2004 को इसकी स्थापना हो गई। आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को क्रमशः केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया, तो ये याद रखना है आपने। जबकि आयोग के सदस्यों को भारत सरकार में सचिव का दर्जा दिया गया है। आयोग का मुख्य कार्य है अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई सुरक्षा के संबंध में सभी मामलों की जांच
और निगरानी करना और सुरक्षा के कामकाज का मूल्यांकन करना। आयोग को किसी भी मामले की जांच करते समय अथवा अनुसूचित जातियों की सुरक्षा, उन्हें अधिकारों से वंचित करने से संबंधित किसी शिकायत की जांच करने के लिए मुकदमे की सुनवाई कर रहे एक सिविल कोर्ट की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को बेसिकली सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, बाकी स्ट्रक्चर ऊपर दिया हुआ था। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम। तो अनुसूचित जनजातियों पर विशेष ध्यान देने और उनके आर्थिक विकास की गति में तेजी लाने के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को दो भागों में बांट दिया गया और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत 2001 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम की स्थापना की गई। NSTFDC को कंपनी कानून की धारा 25 के अंतर्गत लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। और ये अनुसूचित जनजातियों के उन व्यक्तियों को NSTFDC यानी इस वित्त और विकास निगम के द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है जिनके परिवार की वार्षिक आमदनी गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से दोगुनी है। ठीक है, तो ये इनके लिए स्कीम है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन। आपने ट्राइफेड के बारे में पढ़ा होगा। तो बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत, किसके तहत? बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ संगठन के रूप में 1987 में ट्राइफेड की स्थापना की गई है। तो ये आपने याद रखना है, ट्राइफेड की स्थापना कब की गई है? 1987 में। और किसके अंतर्गत की गई है? बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत। ट्राइफेड अब जनजाति उत्पादों के लिए बाजार का विकास करने और सदस्य फेडरेशनों को सेवा प्रदान करने वाली इकाई के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अगली स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन। तो प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन नामक योजना जो आगामी 5 वर्षों में आजीविका समर्थित प्रेरित आदिवासी विकास हेतु लक्षित ये लागू की गई है। ट्राइफेड को लागू करने हेतु केंद्रीय एजेंसी होगी। मतलब इस जो प्रोग्राम है, ये मिशन है, इसको लागू कौन करेगा? ये करेगा ट्राइफेड। ठीक है, वन धन समूह इस योजना को संचालित करेंगे जिन्हें वन धन केंद्रों में संगठित किया गया है। फिर यह योजना संग्रह, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकिंग, परिवहन आदि में उनके प्रयासों हेतु उचित मूल्य मानदेय सुनिश्चित करने के लिए एक न्यायसंगत प्रणाली स्थापित करने का प्रयास करती है। मतलब ये जो वहाँ के वनधन केंद्र हैं या वनधन के उत्पाद हैं, ठीक है, वन के उत्पाद जो हैं उनको बेसिकली एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके, अच्छा पैसा मिल सके, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय। तो भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का 2021 में रांची में उद्घाटन किया गया था। खाली ऐसे ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर अगली एक योजना है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो विकास के मानकों से बहुत पीछे छूट गए, ठीक है, मतलब हाशिए के जो भी गांव हैं, तो विकास के मानकों से बहुत पीछे छूट गए दूर दराज और पिछड़े गांवों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से आदिवासी गांवों के विकास में तेजी लाने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत जनजाति गांवों में 41 मंत्रालयों के विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर बल दिया जाएगा ताकि इनका चहुमुखी विकास सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, बेसिकली ये योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2021-22 से 2025-26 के लिए, ठीक है, 2021 से शुरू हुई थी, 2021-22 से 2025-26 तक के लिए ये योजना होगी। और पहले ये जनजातीय उप योजना की जानी जाती थी, जनजातीय उप योजना के नाम से जानी जाती थी। बाद में इसका नया नामकरण हुआ है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, तो जनजातीय आबादी वाले गाँव को आदर्श गाँव में बदलना है, बेसिकली ये इसका मोटो है। फिर जनजातीय गौरव दिवस की बात करें तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। बिरसा मुंडा की उस दिन जयंती भी होती है ना। फिर एक है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में देख लेते हैं। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की गई है। यह योजना 18 पहचाने गए पारंपरिक व्यवसायों में लगे भारतीय कारीगरों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितने? 18 पहचाने गए पारंपरिक व्यवसायों में। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क पंजीकृत किया जाएगा। बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण और 15,000 रुपये के टूल किट प्रोत्साहन सहित कौशल उन्नयन के साथ 1 लाख तक कोलेटरल मुक्त क्रेडिट सहायता और 2 लाख तक डिजिटल लेन देन और विपणन सहायता के प्रोत्साहन के अलावा 5% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये चीज़ें इनको उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन, 1 लाख तक कोलेटरल मुक्त क्रेडिट सहायता और 2 लाख, पहली किस्त 1 लाख की, दूसरी किस्त 2 लाख की,
उसके अलावा 5% की रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये जो इनको ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय यानी एमएसएमई जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, एमएसएमई मंत्रालय जो है वो इसका नोडल मंत्रालय होगा पीएम विश्वकर्मा योजना का। फिर आगे एक और कार्यक्रम है पीएम जनमन। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजी के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, जिसमें 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह कार्यक्रम 2023 में शुरू किए गए पीएम जनमन की सफलता पर आधारित है। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया। फिर अगला है 1000 स्प्रिंग पहल। तो यूएनडीपी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से, ये है क्या याद रखिएगा, 1000 स्प्रिंग पहल पूछ सकते हैं। तो यूएनडीपी ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहभागिता से वर्ष 2019 में, तो ये कब पहल शुरू हुई है, 2019 में शुरुआत की गई है। 1000 स्प्रिंग इनिशिएटिव प्रारंभ किया था किसने, यूएनडीपी और जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संयुक्त रूप से। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक झरनों की रक्षा और संरक्षण करना ताकि मुश्किल और दुर्गम क्षेत्रों में रिहाइश वाले आदिवासी समुदायों के लिए सुरक्षित एवं पर्याप्त पानी तक पहुंच में सुधार हो सके। ठीक है, तो ये इसका इनिशिएटिव था। फिर आगे देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण यानी ओबीसी वाला अगर आप देखोगे तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है, जो मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, इसका गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस रिपोर्ट के आलोक में भारत सरकार ने सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए केंद्र सरकार के पदों में 27% आरक्षण का प्रावधान किया है। तो ये जिनको ओबीसी कहते हो आप, है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी। तो ये सारी चीज़ें हो गई मंडल आयोग। फिर आगे देख लेते हैं, आगे इनसे रिलेटेड ये छात्रवृत्तियों की बात की जा रही है। अगर आपको पढ़ना हो बेसिकली तो आप पढ़ सकते हो, अदरवाइज कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक है, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि कितना क्या कौन सी स्कीम कैसे चल रही है। जैसे हमने पहले देखा था अनुसूचित जनजाति वाले में, तो वही सारी चीज़ यहाँ पर भी है, मतलब अलग अलग है, क्राइटेरिया अलग अलग हो सकती है। तो आप एक बार देखना चाहो तो देख लो। फिर अगला टॉपिक है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो एनसीबीसी का गठन शुरू में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत किया गया था और 2016 तक आयोग का 7 बार पुनर्गठन किया गया था। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 के माध्यम से निरस्त कर दिया गया और ये जो वर्तमान आयोग है यानी 8वां, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया और 102 संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के माध्यम से इसका गठन किया गया है, जिसके तहत अनुच्छेद 338 भी डाला गया है। तो ये आपने पढ़ा होगा, 102 संविधान संशोधन जो है रिलेट किससे करता है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है, अब ये किसको रिपोर्ट अपनी देता है, तो राष्ट्रपति को सालाना और ऐसे अन्य समय पर जैसा आयोग उचित समझे उन सुरक्षा उपायों के कामकाज पर ये रिपोर्ट पेश करता है। मतलब ये आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग आपने ये देख लिया 102 संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके बाद आर्टिकल 338 भी जुड़ा। ठीक है, आगे क्या है, वेंचर कैपिटल फंड, इसको हाईलाइट कर दिया है, वैसे इतना कुछ जरूरी नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, भीख मांगने वाले व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास। तो भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर पड़े व्यक्तियों को सहायता स्माइल योजना तैयार की गई थी। तो ये आपने याद रखना है, स्माइल योजना किसके लिए है, ये जो भीख मांगने वाले व्यक्ति हैं इनके व्यापक पुनर्वास के लिए योजना शुरू की गई थी। इसके दिशा निर्देश 2023 में जारी किए गए। इस योजना का उद्देश्य देश को भिक्षावृत्ति मुक्त भारत बनाना और विभिन्न हितधारकों जैसे केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, जिला प्रशासन, शहरी स्थानीय निकायों, नगर निगमों, अन्य हितधारकों समन्वित कार्रवाई और अभिसरण के माध्यम से इनके लिए जो भीख मांगने वाले व्यक्तियों हैं इनके व्यापक पुनर्वास के लिए रणनीति बनाना है। मतलब इनके सबके द्वारा इनका क्या करना है, बेसिकली इनका पुनर्वास करना है। ठीक है, ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में फिर से शामिल किया जा सके और वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सके। यह योजना वर्तमान में 30 शहरों और कस्बों में लागू की जा रही है। अभी हर जगह लागू नहीं है, वर्तमान में 30 शहरों में ये लागू है। ठीक है, फिर अगली है वंचित इकाई समूह एवं वर्गों की आर्थिक सहायता, विश्वास। स्कीम का क्या नाम है, विश्वास नाम है इसका। तो इसमें क्या है कि वंचित इकाई समूह एवं वर्गों की आर्थिक सहायता यानी विश्वास, हाशिए पर पड़े अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है, इसमें अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सफाई कर्मचारियों के लिए आजीविका गतिविधियों को समर्थन देने की एक पहल है, जिसमें आय उत्पादक ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाता है। ठीक है, पीएसबी, आरआरबी, निजी बैंक, लघु वित्त बैंक और इसी तरह के संस्थानों में मानक खातों वाले व्यक्तिगत और एसएचजी ऋणदाता इस लाभ के लिए पात्र होंगे। ठीक है,
ये बात हो गई। कम से कम 70% लक्ष्य समूह सदस्यों के साथ। याद रखिएगा, विश्वास है किसके लिए, बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं। फिर एक और योजना है पीएम दक्ष योजना। ठीक है, पीएम दक्ष योजना तो प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। मतलब इसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं होगी, केंद्र ही वित्त पोषण देगा इसको, जिसे 2020-21 में विभिन्न लक्षित समूहों जैसे अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, डीएनटी, ईडब्ल्यूएस, सफाई मित्र सहित कचरा बीनने वाले आदि की योग्यता के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इनकी योग्यता के स्तर को बढ़ाना है ताकि उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके। ठीक है, बेसिकली उनका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है ताकि वो रोजगार योग्य हो सके। इस योजना के तहत कोई भी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए पात्र है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो क्राइटेरिया है वो सेम है, मतलब 3 लाख रुपए से अगर उनकी वार्षिक परिवार आय कम होगी तो प्रशिक्षण ले सकते हैं। जबकि अनुसूचित जाति, डीएनटी, सफाई मित्रों सहित कचरा बीनने वालों के लिए कोई आय सीमा नहीं है और यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 तक चलेगी। ठीक है, ये हो गया इसमें। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है दिव्यांगजनों का कल्याण। तो अगर आप दिव्यांग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन लिख रहे हो तो वहां पर आप ये कोट कर सकते हो कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2.68 करोड़ लोग दिव्यांग हैं, जो कुल आबादी का 2.21% है। इनमें नेत्रहीनता, बहरापन, स्पीच और दिव्यांग के जो प्रकार होते हैं वो यहाँ पर दिए हैं। बाकी डेटा आपने अगर देना हो तो यहाँ पर दे सकते हो। ठीक है, आगे क्या है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने दिव्यांगजनों के लिए एक प्रोग्राम चलाया था। अगर आपने पढ़ा होगा, ये था सुगम्य भारत। ठीक है, सुगम्य भारत अभियान चलाया किसने, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने। इस अभियान में सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए 3 अलग अलग कार्यक्षेत्र लक्षित किए, जिनमें माहौल बनाना, परिवहन पर्यावरण प्रणाली और सूचना तथा संचार पर्यावरण प्रणाली शामिल है। मतलब कुल मिला के वो जहाँ जा रहे हैं उनके लिए सुगम हो जाए कि वहाँ पर वो पहुँच सके। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी जो है उनकी वो थोड़ा उसको रिफॉर्म करना है। फिर एक ये था दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को तत्कालीन दिव्यांगजन अधिनियम 1995 की जगह अधिनियमित किया गया। तो पहले जो था दिव्यांगजन अधिनियम 1995 उसको हटा के लाया गया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। इसमें दिव्यांगजन का अर्थ दिया है। ठीक है, अगर आपको कहीं लिखने को आ जाए आंसर राइटिंग में, अगर कहीं भी लिखना हो तो याद रखिएगा दिव्यांगजन का अर्थ है लंबे समय तक शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता वाला व्यक्ति जिसके कारण उसे दूसरों के साथ समान रूप से समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी करने में बाधा आती है। तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, दिव्यांगजन के बारे में। बाकी आपने ऊपर एक और चीज़ देखी थी, उनका डेटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हो। उनसे रिलेटेड कौन सी स्कीम शुरू की गई हैं, क्या है क्या नहीं। अगर आप एक रीडिंग मारना चाहो तो आप पीडीएफ से मार लेना। बाकी जो भी चीज़ें हाईलाइट करने वाली हैं वो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। राष्ट्रीय वृद्धजन नीति। तो वर्तमान राष्ट्रीय वृद्धजन नीति की घोषणा 1999 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना था। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद। ये क्या है, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीतियाँ। अब शब्द से ही यहाँ से देखिए इसमें क्या लिखा है, वरिष्ठ नागरिक परिषद। तो बेसिकली क्या होगा, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए होगा, है ना। तो उनके लिए क्या करेगा, नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करेगा। एनसीओपी बुजुर्गों के कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों की संकल्पना और उनके कार्यान्वयन में सरकार को सलाह देने और समन्वय करने वाली सर्वोच्च संस्था है। तो ये बुजुर्गों के कल्याण से संबंधित है। नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशा मुक्त भारत अभियान 2020 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए सबसे संवेदनशील 272 जिलों में शुरू किया गया था। 2020 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सभी जिलों में, देश के सभी जिलों में शुरू नहीं हुआ, बल्कि जो संवेदनशील 272 जिले थे वहां पर शुरू किया गया। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य है जनता तक पहुंचना और उच्च शिक्षण संस्थानों, परिसरों, विश्वविद्यालय परिसर, स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना। और यही सारी चीज़ें करना है कि उनके बारे में भाई तुम मत लो ये सब, है ना। फिर अगला क्या है, आगे देख लेते हैं। आगे है अल्पसंख्यकों का कल्याण। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन कब हुआ, वर्ष 2006 में किया गया था, जिसका उद्देश्य है 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक। 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक हैं कौन से, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैनी। ठीक है, तो ये भारत में 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समूह हैं। फिर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, एक स्कीम की बात की गई यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। प्रायोजित का मतलब केंद्र और राज्य का इसमें दोनों की हिस्सेदारी होगी, जिसे पहले बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था। तो पहले ये इस नाम से थी, अब क्या हो गया इसका, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम।
इस कार्यक्रम को चिन्हित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं के विकास के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? जो अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र हैं। इस योजना को वित्त वर्ष 2022-23 से संशोधित किया गया और इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। ठीक है, इसे राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के संरक्षण में कार्यान्वित किया जा रहा है और परिसंपत्तियों के प्रबंधन और संचालन के लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। योजना के तहत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को हिस्सेदारी के अनुसार धनराशि प्रदान की जाती है। जितनी उनकी हिस्सेदारी है उस हिसाब से उनको धनराशि दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर योजना के तहत विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला केंद्रित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक संपत्ति से संबंधित स्वीकृति परियोजनाएं हैं। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि कौन सी परियोजना इसमें शुरू है। एक और स्कीम आ गई है यहाँ पर। इस चैप्टर में आपने स्कीमें बहुत सारी देखने को मिलेंगी। प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन या पीएम विकास। एक आपने विश्वास देखी थी, अब है पीएम विकास। तो यह एक व्यापक योजना है जिसमें अल्पसंख्यक, ठीक है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की 5 मौजूदा योजनाएं, सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल जैसी योजनाएं शामिल की गई हैं। तो ये जो पीएम विकास है ये क्या हो गई? एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके नीचे ये 5 योजनाएं फल फूल रही हैं। ठीक है, तो अब अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी योजनाएं हैं? सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई हैं, ठीक है, या उसमें नहीं है। इस योजना का उद्देश्य है कौशल विकास और प्रशिक्षण, महिला नेतृत्व, उद्यमिता को बढ़ावा देना, साथ ही मुक्त विद्यालयी शिक्षा के माध्यम से शिक्षा सहायता प्रदान करके लोगों को लाभान्वित करना है। अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। तो 1978 में स्थापित अल्पसंख्यक आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 लागू होने के बाद संवैधानिक निकाय बन गया। तो ये बेसिकली राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय कब बना है? 1992 में, और इसका नाम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कर दिया गया। पहला संवैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई वो 1993 में की गई। ठीक है, 1995 में संशोधन के साथ आयोग में सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? 7, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सहित। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित संख्या कितनी होगी? 7 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, उसके साथ 5 मेंबर होंगे। और ये अब क्या करेगा? बाकी ये क्या इसमें बताया गया कि अध्यक्ष सहित 5 सदस्य जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे, अध्यक्ष भी। ठीक है, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, बाकी एक आदमी कहीं और से हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष सहित 5 सदस्य जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, यानी क्या होगा कि 7 मेंबर हैं टोटल, तो 5 जो मेंबर होने चाहिए वो अल्पसंख्यक समुदाय के होने चाहिए, जिसमें से अध्यक्ष भी अल्पसंख्यक समुदाय का होना चाहिए। ठीक है, बाकी 2 जो हैं वो और जगह से हो सकते हैं। अब ये करेगा क्या? अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित नीतियाँ सुझाएगा, सरकार को सारी चीज़ें बताएगा कि भाई ऐसा ऐसा कर लो। फिर राज्य अल्पसंख्यक आयोग, तो ये अभी आपने देखा ये जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ये संवैधानिक निकाय है, लेकिन जो राज्य अल्पसंख्यक आयोग है ये क्या है? वैधानिक आयोग है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। वक्फ जो था इस बार बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर दिया है वो देख लेते हैं। राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज से संबंधित मुद्दों और देश में वक्फ के समुचित प्रशासन से संबंधित मुद्दों के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देने के उद्देश्य से 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना वक्फ अधिनियम 1954 की धारा के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय के रूप में की गई है। ठीक है, तो ये जो वक्फ परिषद आप देख रहे हो ये एक संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी वक्फ अधिनियम 1954 के अंतर्गत। केंद्रीय मंत्री वक्फ के प्रभारी होने के साथ साथ केंद्रीय वक्फ परिषद के अध्यक्ष भी हैं और इसमें 20 अन्य प्रतिष्ठित सदस्य भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, फिर यहाँ से कुछ योजनाओं के बारे में दिया है कि केंद्रीय जो वक्फ परिषद है वो कौन सी योजनाएं अपनी उसमें भूमिका निभा रहा है उनको लागू करने में। अब यहाँ पर हज प्रबंधन के बारे में दिया है, इसको तो पढ़ने वाला हूँ नहीं, लेकिन मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, कुछ चीज़ें हैं तो आप एक बार PDF से इनको देख लेना कि हज 2024 के दौरान हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें। फिर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का कार्यालय CLM संविधान के अनुच्छेद 350B के प्रावधान के मुताबिक वर्ष 1957 में स्थापित किया गया। ठीक है, कब स्थापित किया? 1957 में। जो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के कारण अस्तित्व में आया, और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही आया था कि एक राज्यपाल जो है वो 2 राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, यहाँ से 7वें संविधान संशोधन से ये भी एक जुड़ा हुआ था। बाकी भाषाई अल्पसंख्यकों के कार्यालय की भी बात यहाँ से आई थी। अनुच्छेद 350 भी क्या कहता है कि CLM यानी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त का कार्यालय
भारत में भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए सभी मामलों की जांच कर सकता है और जानकारी किसको देगा? राष्ट्रपति को वो जानकारी दे सकता है जब कभी राष्ट्रपति उनसे कहे कि भैया हमको जानकारी दे दो आके। फिर भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक संरक्षण है क्या? तो संविधान के अंतर्गत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई है। क्या मिली है? ये हाईलाइटेड टॉपिक है इस बार का, तो आपने याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संविधान का अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। उनकी अलग भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा करने, उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापना एवं प्रबंधन के उनके अधिकार को मान्यता देता है, ठीक है। अनुच्छेद 347 किसी राज्य अथवा किसी क्षेत्र की बहुल आबादी द्वारा बोली जाने वाली किसी भाषा को आधिकारिक मान्यता के लिए राष्ट्रपति के निर्देश का प्रावधान करता है। आर्टिकल 347 की बात की गई है। अनुच्छेद 350 क्या कहता है कि केंद्र राज्य में इस्तेमाल होने वाली किसी भी भाषा में केंद्र अथवा राज्य के किसी प्राधिकार की शिकायतों के निपटारे के लिए अभिवेदन देने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक समूहों से ताल्लुक रखने वालों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देने की व्यवस्था है। ये 350A में बोला गया है। आर्टिकल 350B भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त के रूप में नियुक्त विशेष अधिकारी प्रदान करता है जो संविधान के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा संबंधी मामलों की जांच करता है। तो ये जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके लिए जो संवैधानिक संरक्षण की बात है वो विभिन्न अनुच्छेदों में जो दी गई है उसकी बात यहाँ पर पूरी की गई है। जियो पारसी योजना क्या है कि जियो पारसी भारत में पारसी आबादी में गिरावट से संबंधित एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। बाकी ये जियो सिम से रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। वित्त वर्ष 2013-14 में शुरू की गई थी, याद रखो, बस इतना ही है। और एक अलग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अस्तित्व में कब आया था? 2006 में। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है वो कभी कभी यार वन लाइनर पूछ लिए जाते हैं, मतलब जो PCS एग्जाम है वन लाइनर वाले वहाँ पर पूछ सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको फायदा हो सकता है, क्योंकि आज नहीं तो कल हो सकता है आप उन एग्जाम में बैठो तो वहाँ भी आपको काम आएगा कि एक महिला बाल विकास मंत्रालय आया 2006 में। फिर अगला क्या है? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न। तो कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 महिलाओं के सुरक्षित कार्य स्थान सुनिश्चित करने और एक सक्षम वातावरण तैयार करने के लिए अधिनियमित किया गया है। यह अधिनियम काम की चीज़ क्या है कि यह अधिनियम सभी महिलाओं को कवर करता है, चाहे उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, ठीक है। उनकी उम्र या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, जो भी हो, उन्हें सभी कार्यस्थलों पर, चाहे संगठित कार्यस्थल हो या असंगठित क्षेत्र हो, ठीक है, यौन उत्पीड़न से बचाता है। छात्र, प्रशिक्षु, मजदूर, घरेलू कामगार और यहाँ तक कि कार्यालय या कार्यस्थल पर जाने वाली महिलाएं भी इस अधिनियम में शामिल हैं। तो याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन शामिल हैं, ठीक है, सभी महिलाओं को ये कवर कर रहा है। फिर बाल विवाह की अगर हम बात करें तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 बाल विवाह को बढ़ावा देने, करने और उकसाने वालों को दंडित करने के लिए बनाया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत? बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। फिर यहाँ पे और सारी चीज़ें हैं। ये महिलाओं का अशोभनीय चित्रण, ये भी इस बार लाइमलाइट में रहा है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इसको। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 विज्ञापनों, प्रकाशनों, लेखों, चित्रों, आकृतियों या किसी अन्य तरीकों से महिलाओं के अश्लील चित्रण पर रोक लगाने के विशिष्ट उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था, ठीक है। विज्ञापन में हो, प्रकाशन हो, लेख, चित्र, आकृति हो या किसी अन्य तरीके से अगर महिलाओं का अश्लील चित्रण किया जा रहा है तो उस पर रोक लगाने के उद्देश्य से ये अधिनियम बना था। अधिनियम के अनुसार महिलाओं का अशोभनीय चित्रण का अर्थ है किसी महिला की छवि का किसी भी तरीके से चित्रण है, उसका रूप या शरीर या उसका कोई भी हिस्सा इस तरह से कि उसका प्रभाव महिलाओं के प्रति अशोभनीय या सार्वजनिक नैतिकता या नैतिकता को अपमानित करने, भ्रष्ट करने या घायल करने की संभावना हो। तो क्या होगा कि वो महिला पर मतलब उसकी मानसिक जो है उस पर बुरा प्रभाव डाले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेंटली उसको टॉर्चर करें चीज़ें, तो ये उसके लिए हो गया यहाँ पर महिलाओं का अशोभनीय चित्रण। यह महिलाओं के अभद्र चित्रण वाली किसी भी किताब, पैम्पलेट और ऐसी अन्य सामग्री की बिक्री, वितरण, प्रसार पर भी प्रतिबंध लगाता है। और लगाता कौन है? स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986, ठीक है। ये याद रखना है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ये सारे प्रावधान किए गए हैं। सती प्रथा की रोकथाम आपको पता ही है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं। महिलाओं के लिए क्या योजनाएं शुरू की गई हैं, जब आप आंसर कोड लिखोगे वहाँ पर होगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ, इसको हाईलाइट भी कर दिया है, पर एक बार ना इसको आप पढ़ जरूर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी, एक शक्ति सदन है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब शक्ति सदन है क्या? तो शक्ति सदन क्या है? तस्करी की शिकार महिलाओं सहित संकटपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह है, जो तस्करी करके लाई गई हैं।
इसका उद्देश्य है संकटपूर्ण परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण बनाना, ताकि वे कठिन परिस्थितियों से उभरने और जीवन में नई शुरुआत कर सकें। ठीक है। शक्ति सदन में किसी भी उम्र तक की अविवाहित लड़कियां और 12 साल तक के लड़के अपनी मां के साथ रह सकते हैं, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसमें मतलब केंद्र और राज्य सरकारों की वही भागीदारी होगी। 60-40 90-10 वाली यहाँ 0 में से है। ठीक है। फिर सखी निवास है। तो सखी निवास क्या है? सखी निवास के नाम से ज्ञात कामकाजी महिला छात्रावास का उद्देश्य है उन कामकाजी महिलाओं, उच्च शिक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना, जिन्हें अपने परिवारों से दूर रहना आवश्यक होता है। मतलब परिवार से दूर रहकर अगर वो काम करती है, उनके लिए सखी निवास है। पालना घर है कि जहाँ पर शिशु गृह हो सके, ठीक है, क्रच वाला वही सिस्टम हो सके उनके लिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना गर्भावस्था और प्रसव के कारण मजदूरी के नुकसान की भरपाई करती है। ठीक है। मतलब गर्भावस्था और प्रसव के कारण वो क्या हुआ, मजदूरी पे नहीं जा पाई, तो उसका नुकसान करती है और उसके नुकसान की भरपाई करती है और स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार को बढ़ावा देती है। पहले योजना में केवल एक बच्चे को कवर किया जाता था, अब दूसरे बच्चे को भी लाभ दिया जाएगा यदि शिशु कन्या है, तो ये याद रखना है। ठीक है। पहले एक बच्चे को कवर किया जाता था, अब 2 बच्चे कवर किए जाएंगे और दूसरा तब कवर किया जाएगा जब दूसरा बच्चा लड़की हो। योजना के तहत समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की महिलाओं को 2 किस्तों में कम से कम 5,000 रुपए, ठीक है, 2 किस्तों में कम से कम 5,000 रुपए का मातृत्व लाभ दिया जाएगा और यह लाभ महिला को पहले 2 जीवित बच्चों के लिए उपलब्ध होगा, बशर्ते कि दूसरा बच्चा क्या हो, कन्या यानी लड़की हो। ठीक है। तो ये पहल हो गई। फिर आगे यहाँ पर जो दिया है ये थोड़ा सा जो है वो आपको दिखने में दिक्कत होगी, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं, मैनेज कर लीजिएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम की बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अनुसरण में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण और प्रोत्साहन हेतु वैधानिक निकाय के रूप में, जो महिला आयोग है ये वैधानिक निकाय है, कब की गई थी? 1992 में, 1992 में की गई थी। अब महिलाओं से संबंधित जो कानून दिए गए हैं उनकी मतलब जांच करता, अन्वेषण करता कि उसमें कुछ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वही सारी चीज़ें करता है। पोषण अभियान इसमें कुछ खास है नहीं उतना, तो है। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR, ठीक है, NCPCR आपने पढ़ा होगा, टेस्ट सीरीज में भी सॉल्व किया होगा। तो NCPCR का गठन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश में बाल अधिकारों के संरक्षण, प्रोत्साहन और संरक्षण के लिए CPCR अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में 2007 में किया गया। अब इतना घुमा फिरा के लाने की क्या जरूरत थी, आप इतना समझो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, कैसे बना? CPCR अधिनियम यानी बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2005 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। तो ये जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग है ये एक वैधानिक निकाय है। किस अधिनियम के अंतर्गत आया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, और स्थापना कब हुई है? 2007 में। ठीक है, बस इतना ही है। इसके अतिरिक्त बच्चों से संबंधित कानूनों जैसे किशोर न्याय अधिनियम 2015, पॉक्सो, शिक्षा का अधिकार 2009 का निगरानी भी इस आयोग का उत्तरदायित्व है। तो ये सारे काम देखता है। फिर बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है। पॉक्सो अधिनियम, तो पॉक्सो अधिनियम क्या है, इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन लिया होगा, देख लीजिए कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण 2012 पारित किया गया। अधिनियम बच्चे को 18 वर्ष से कम, ठीक है, 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है। यह अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ है, यानी इसमें महिला भी शामिल, मतलब लड़के भी शामिल हो सकते हैं और लड़कियां भी, और सभी बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न, अश्लील साहित्य के अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके प्रावधानों के तहत किए गए अपराध को गंभीर माना जाता है जब वह किसी व्यक्ति द्वारा बच्चे पर विश्वास या अधिकार की स्थिति में किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, जो अपराध होता है वो गंभीर माना जाता है, तो यही सारी चीज़ें इसमें दी हैं, बाकी उतना इसमें डिटेल में है नहीं। फिर आगे देख लेते हैं मिशन वात्सल्य। ठीक है, मिशन वात्सल्य क्या है? ये एक है योजना। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कल्याण, सुरक्षा और रचनात्मक विकास सुनिश्चित करने के लिए CPS योजना को शामिल करते हुए बाल विकास के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की। किसने शुरू किया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। इस योजना का उद्देश्य है बच्चों के लिए एक संवेदनशील, सहायक और समकालिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना, क्योंकि वे अपने विकास के विभिन्न आयु चरणों से गुजरते हैं। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है जो बच्चों के लिए किशोर न्याय अधिनियम 2015, मॉडल अधिनियम 2016 के तहत राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक है, तो महिला बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया, क्यों किया? बच्चों के बेसिकली विकास के लिए शुरू किया है और एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
जेंडर बजटिंग 2005-6 से शुरू हुआ था, वो आपको आइडिया होगा, इकोनॉमी में पढ़ा होगा। फिर कारा देख लीजिए, कारा क्या होता है, ठीक है, यानी जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हो कारा, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण, जो कि पूर्व में एक स्वायत्त अभिकरण था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 68 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय बन गया है। तो ये जो कारा है ये क्या है, सांविधिक निकाय है। किस अधिनियम के अंतर्गत, किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत। यह प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तत्वाधान के अंतर्गत भारतीय बच्चों के दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देने, यानी अगर कोई बच्चा गोद लेने जाता है और उससे कोई मतलब रिलेटेड कोई क्वेरी वगैरह है तो ये प्राधिकरण उसमें सहायता करता है। यही है केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई इसमें। इसके अलावा एक टॉपिक दिया है कि आधार के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नामांकन, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, हाईलाइट किया है, कुछ काम का उतना लगा नहीं इसलिए छोड़ दिया है। बाकी पेंशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि कैसे इसमें सुधार हुआ, क्या क्या अधिकरण है। अगर एक रीडिंग मारना चाहें तो मार लीजिएगा, है ना। वीडियो के लिए उतना सुइटेबल नहीं लगा इसलिए इसको कवर नहीं कर रहे हैं। एक योजना थी प्रधानमंत्री विकास पहल, जिसको आप पीएम डिवाइन के नाम से जानते हो। इसकी घोषणा कब हुई थी, 2022-23, ठीक है, 2022-23 के बजट में की गई थी। तो इसमें क्या है, पीएम गतिशक्ति की भावना से बुनियादी ढांचे को केंद्रित तौर पर धन प्रदान करना, और ये है किसके लिए, तो ये उत्तर पूर्व के क्षेत्र के विकास के लिए, ठीक है। उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनका विकास करना है, पीएम डिवाइन उनके लिए शुरू की गई है। सामाजिक विकास का समर्थन करने के लिए उत्तर पूर्वी की जरूरतों पर आधारित परियोजनाओं का समर्थन करना, महिला और युवाओं को गतिविधियों, आजीविका संबंधी गतिविधियों में सक्षम बनाना, विभिन्न क्षेत्रों में विकास की कमी को दूर करना। तो कुल मिला के 2022-23 में शुरू हुई थी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के संबंधित पहल है पीएम डिवाइन, ठीक है। बस इतना याद रखना है। और टेलीग्राम चैनल है सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस। अगर आपको पीडीएफ ऐसे नहीं मिलती है तो आप सर्च भी कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल में आ जाओगे और आपको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ध्यान रखिए, धन्यवाद।